पीपीटी विजुअल होगी। तो जो आज हमारा टॉपिक बन जाता है वो टॉपिक आज हमारा है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड जो होता है वो कंज्यूमर साइड से होता है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, आपने देखा होगा। वहीं सप्लाई कौन करता है? सप्लाई हरदम प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, तो दो पार्ट आपके हो जाते हैं, एक तो आपका कंज्यूमर पार्ट हो जाता है और दूसरा आपका पार्ट जो हो जाता है वो प्रोड्यूसर हो जाता है। कंज्यूमर कुछ पैसे देना चाहता है प्रोड्यूसर को उसकी वस्तु के लिए और प्रोड्यूसर कुछ पैसे लेना चाहता है कंज्यूमर से। तो जहां पर वो ऐसा प्राइस, ठीक है, वो ऐसा प्राइस जिस पर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट देने को कंज्यूमर के लिए रेडी हो जाए तथा कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए, इस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा मूल्य बिंदु या प्राइस जहां पर प्रोड्यूसर अपनी वस्तुओं को देने को तैयार है तथा कंज्यूमर उस वस्तु को लेने को तैयार है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस का नाम देते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम जो प्राइस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तब भी कंप्लीट मानी जाती है जब कंज्यूमर लेने को तैयार है प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर देने को तैयार है। सपोज दैट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कंज्यूमर जाता है और वहां पर प्रोड्यूसर भी है बट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप मॉल जाते हो, मॉल में घूमे फिरे चले आए, आपने कोई वस्तु नहीं खरीदा है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित नहीं हो रही है, वो मार्केट मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होगा। तो मार्केट मैकेनिज्म के पार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस हो और उस इक्विलिब्रियम प्राइस पर ट्रांजैक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, तो यानी जहां पर लेन देन हो रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत, उस पॉइंट को ही हम मार्केट कहेंगे। लेकिन जहां पर इस प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं होता, भले वहां पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मिलते हैं, उस पॉइंट को आप कभी भी नहीं कहोगे दिस इज द मार्केट एंड इस प्लेस पर इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित हो रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित होने के लिए साथ ही साथ एक इक्विलिब्रियम प्राइस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस हरदम डिमांड एंड सप्लाई का, जहां पर क्या होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक प्राइस है, ओ सॉरी एक डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन है Q इक्वल टू 20 माइनस 2P। ये मेरे पास एक डिमांड फंक्शन है। डिमांड फंक्शन, ठीक है, डिमांड फंक्शन है जिसमें Q मात्रा को दिखाता है, ठीक है, जो उपभोक्ता लेना चाहता है, और ये P प्राइस को दिखाता है। वहीं पर एक मेरे पास सप्लाई फंक्शन है, Q इज द 40, एक मिनट जस्ट, इसको मैं थोड़ा सा इसको करेक्शंस कर लेता हूं, एक डिमांड फंक्शन को कुछ इरर ना रह जाए। तो ये आपका है Q इक्वल टू 120 माइनस 6P है और आपके पास सप्लाई फंक्शन जो है 40 प्लस 10P है। ये आपके पास सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखिए डिमांड फंक्शन किसका होता है? मैंने आपको बताया कंज्यूमर का होता है, कंज्यूमर का होता है। सप्लाई फंक्शन किसका होता है? प्रोड्यूसर का होता है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर लेने को प्रोडक्ट तैयार है तथा प्रोड्यूसर उस वस्तु को
देने को तैयार है। तो इसके लिए देखो दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां पर देखिए Q वेरिएबल है, P वेरिएबल है और दोनों की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। इसी प्रकार जो आपका सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन में Q की पावर मैक्सिमम 1 है एंड P की पावर मैक्सिमम है। अब डिमांड में हम ये देखते हैं, स्टडी किए हैं कि डिमांड में क्वांटिटी तथा प्राइस के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। मैंने लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत आपको समझाया भी था। तो यहां पर देखिए 6 के पहले माइनस सिंबल है यहां पे, जबकि Q के पहले जो वेरिएबल है उसमें पॉजिटिव सिंबल है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन का है। यानी ये जो डिमांड फंक्शन होता है दैट हैव द निगेटिव स्लोप। तो यानी इसकी जो ढाल होगी वो ऋणात्मक ढाल वाला पार्ट पाया जाएगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है दैट हैव द निगेटिव स्लोप। वहीं पर अब आप दूसरे फंक्शन को देखिए तो इस फंक्शन में देखने में ये समझ में आता है कि जो Q वेरिएबल है यानी जो आपकी मात्रा है इसके पहले प्लस का सिंबल है और तथा P के पहले भी यानी 10 है और 10 के पहले ये प्लस का सिंबल है, यानी बोथ वेरिएबल हैव द पॉजिटिव सिंबल। तो दोनों जब वेरिएबल के पॉजिटिव सिंबल होते हैं तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो धनात्मक ढाल वाला पाया जाता है। तो देखिए हमारे पास इसमें यह होता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ाएगा। ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है। जैसे आपके घर में धान, गेहूं, चावल आदि चीजें होती, अगर उसका मार्केट में प्राइस बढ़ता जाता तो आप उसका प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, बट अगर उसका प्राइस घटेगा तो उसका प्रोडक्शन कम करोगे। तो इस प्रकार जब आप सप्लाई रोल में जीते हो, एज अ प्रोड्यूसर जीते हो, तो प्राइस के साथ आप पॉजिटिव बिहेवियर को अपनाते हो। लेकिन वहीं पर जब हम डिमांड पे बात करते हैं तो डिमांड के अंतर्गत जब आप मार्केट में देखते हो कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस ऊंचा होता है तो प्राइस ऊंचे होने के कारण उस वस्तु की मात्रा को आप कम खरीदना पसंद करते हो। इसलिए जो डिमांड फंक्शन होता है वो निगेटिव स्लोप का पाया जाता है। अब देखो मार्केट मैकेनिज्म में जो मार्केट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित होती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई का इक्वल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो दोनों वेरिएबल सेम है, यहां पे क्यू सेम होना चाहिए, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, डिमांड का 120 माइनस 6p एज इट इज उठा लेते हैं। 120 माइनस 6p एज इट इज उठाने के बाद और सप्लाई फंक्शन का जो आपके पास पार्ट है 40 प्लस 10p, इसको भी हम एज इट इज उठा लेते हैं। अब हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब सोल्यूशन निकालते हैं तो p का मान निकालना होगा। तो -6p माइनस 10p मैंने इधर ले आए, इक्वल टू 40 माइनस 120। अब यह हो जाएगा -16p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस 80। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं और P इक्वल टू आ जाता है 80/16 आ जाता है। काटते हैं 40/8 हो जाता है और काटते हैं 20/4 हो जाता है, फिर और काटते हैं 10/2 हो जाता है और 5 आपका हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, 5 आता है। यानी यह वो प्राइस है, यही वो प्राइस है जिस पर कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने को तैयार है तथा प्रोड्यूसर प्रोडक्ट देने को तैयार है। ठीक है, तो ये ऐसा प्राइस है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संपादित कर रहा है। यानी इस पॉइंट पर इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित हो रही है और मार्केट मैकेनिज्म प्रॉपर काम करती जा रही है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस संतुलित प्राइस को चाहे तो हम डिमांड फंक्शन में रख दें, चाहे तो हम सप्लाई फंक्शन में रख दें। तो संतुलित प्राइस को, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस 5 को किस में रखते हैं, डिमांड फंक्शन में रखते हैं। तो Q इक्वल टू 120 माइनस 6 इंटू 5, 6 पंचे 30, तो 120 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो अब आपके पास हो जाएगा 90। तो ये संतुलित मात्रा है जो एक कंज्यूमर परचेज करता है बाजार से। अब क्या करते हैं, अगर यही प्राइस को हम
सप्लाई फंक्शन में रख देते हैं, तो ये सप्लाई फंक्शन में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सप्लाई फंक्शन में जब हम इसको रखेंगे तो हम देखते हैं कि आपके पास Q इक्वल टू 40 प्लस 10P है, और P का मान जब हम 5 रख देते हैं तो 5 रखने के बाद हो जाएगा 40 प्लस 10 गुणे 5, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा शायद, तो ये आपका हो जाएगा 90। तो देखिए प्रोड्यूसर 90 इकाइयां देने को तैयार है तथा कंज्यूमर 90 इकाइयां लेने को तैयार है। तो ये संतुलित मात्रा है जो बाजार में क्या होती है, आर्थिक लेन देन में प्रयोग की जा रही है। किस मूल्य पर? 5 रुपए के मूल्य पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मार्केट मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। मार्केट मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम इन फलन का यूज करते हैं और इस फलन के आधार पर हम अपने रिजल्ट्स को निकालते हैं, हम अपने रिजल्ट को देखते हैं। तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है मार्केट मैकेनिज्म का। अब हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे तो चलिए ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन भी आपको आना इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले आप इन फलन को Q इक्वल टू 120 माइनस 6P को रख लीजिए। Q इक्वल टू 120 माइनस 6P को रख लीजिए। और अब आप क्या करिए, दूसरा जो फलन है आपका, उस फलन को 40 प्लस 10P को रख लीजिए। 40 प्लस 10P को रख लीजिए। अब इसका ग्राफ आपको प्रेजेंट करना है। तो वही मैंने कहा कि पहले आप उठाइए डिमांड फंक्शन को और इस पे बिहेव करिए कि इफ P इक्वल टू 0। मैंने आपके साथ कल सॉल्यूशन जब बताया था तो यही चीज बताई थी कि अगर P का मान 0 है तो Q का मान कितना होगा? तो Q का मान निकल करके आ जाएगा 120। आप इसमें रखिए वैल्यू। तो P का जब मान 0 रखेंगे तो -6, ये 0 हो जाएगा, 120 बचेगा। दूसरा Q इक्वल टू आप कितना रखोगे? 0 रखोगे। तो जब आप यहां पर वैल्यू 0 रखोगे तो 120 आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल टू आ जाएगा 20। तो P का मान जो आ जाएगा वो आपका 20 आ जाएगा। तो ये आपको प्रोसेस करनी होगी। एक बार P का मान 0 रख करके फलन में Q का मान एक्सेस कर लेना है, दूसरी बार Q का मान 0 रख करके P का मान एक्सेस कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होता है, P की वैल्यू आ जाएगी 0 के साथ, क्योंकि जब वैल्यू 0 रखोगे, और उसी तरह P की वैल्यू जब 0 रखोगे तो Q का मान आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपने अभी डिमांड फंक्शन के साथ की। अब यही प्रक्रिया आप सेम किसके साथ करोगे? सप्लाई फंक्शन के साथ भी करना चाहिए आपको। तो सप्लाई फंक्शन के साथ हम करेंगे। तो जब सप्लाई फंक्शन के साथ करेंगे तो चलिए सप्लाई फंक्शन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब P का मान 0 करते हैं तो Q बराबर 40 हो जाता है। और दोबारा जब Q बराबर 0 रखते हैं तो Q बराबर 0 रखने का मतलब होता है कि 40 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और P बराबर -4 होगा। ठीक है, तो ये आपका सप्लाई फंक्शन के पॉइंट आ गए। अब आपको बहुत ही स्मार्टनेस तरीके से इसमें यह देखना होगा कि हमको ग्राफिकल स्केल कैसा लेना है। ठीक है, ग्राफिकल स्केल में क्या फर्स्ट क्वार्टाइल में आपका सारा काम हो जाता है या सेकेंड क्वार्टाइल में भी आपको जाने की आवश्यकता पड़ती है? इस पॉइंट पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें P की मैक्सिमम वैल्यू तथा मिनिमम वैल्यू को आपको कंसीडर करना होगा। इस पॉइंट को आपको हरदम देखना होगा। तो देखो P की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -4, यानी ये दूसरे एक्सिस की तरफ जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू है 20। दोनों डिमांड एंड सप्लाई को दोनों को आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो यानी P का जो एक्सेस है मुझे
पॉजिटिव एक्सेस भी यूज करना है और मुझे निगेटिव एक्सेस भी यूज करना है। और स्केल क्या रखना है, मैं 4 का बनाऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो 4 पंचे 20 भी हो जाएगा 4, तो यानी मैं 4 का स्केल बनाऊंगा तो दोनों एक्सेस के साथ मैं काम करूंगा। तो यानी P के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर मैं 4 यूनिट का प्रयोग करने जा रहा हूं। अब चलिए क्वांटिटी के साथ आते हैं। तो क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू 40 है तथा मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास है वो 120 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हमने देखो यहां पर 4 पंचे 20 यानी 5 स्टेप में हम चीजों को कवर कर रहे हैं, तो 5 स्टेप में यहां पर भी चीजों को हमको कवर करना होगा। तो 4 पंचे भी आपका, अगर मैं इसका स्केल ले लेता हूं 40 दूनी 80, तो शायद ये 3 स्टेप में हो जाएगा, तो मैं 30 का ले लेता हूं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 यूनिट का मैं ले लेता हूं। और इसमें केवल पॉजिटिव एक्सेस ही मुझे जरूरत है, अदर हमको नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मुझे यानी क्वार्टाइल की आवश्यकता क्या पड़ेगी, तो क्वार्टाइल की मुझे आवश्यकता जब पड़ेगी तो मैंने सारे इन पॉइंट्स पे विचार किया, और पॉइंट्स पे विचार करने पर मुझे ये पता चला कि जो मुझे क्वार्टाइल रिक्वायर्ड है वो पहला क्वार्टाइल रिक्वायर्ड है और चौथा क्वार्टाइल रिक्वायर्ड है। ये आपका ओ एक्स है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, यानी क्यू की क्वांटिटी की पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू 40 और 120 है, इसलिए मुझे केवल पॉजिटिव एक्सेस ही इसमें जरूरत पड़ी। लेकिन P के साथ क्या होता है, P के साथ पॉजिटिव एक्सेस एंड P के साथ निगेटिव एक्सेस दोनों रिक्वायर्ड है, इसलिए मुझे दोनों एक्सेस यहां पर बनाने पड़ेंगे। तो यानी फर्स्ट क्वार्टाइल मुझे यूज करना है और मुझे क्या यूज करना है, फोर्थ क्वार्टाइल यूज करना है, जिसके आधार पर मैं इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो इन पॉइंट्स को मुझे एक्सेस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं प्राइस को प्लॉट करता हूं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने 4 यूनिट को लिया है, तो यहां पर मैंने 4, यहां पर मैंने 8, यहां पर मैंने 12, यहां पर मैंने 16, यहां पर मैंने 20, 4 4 का कॉलम। यहां पर नीचे -4, -8, -12। ठीक है, इधर मैं आ चाहता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 30 यूनिट का है, तो 30, 60, 90, 120, 100 आपके पास 50। ये लो मैंने 30 का यहां पर बना दिया। अब चलिए पहला प्लॉटेशन, केवल आपके पास पहला प्लॉटेशन पे हम बात करते हैं कि जब P का मान 0 है, ठीक है, जब P का मान 0 है तो Q का मान कितना है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा A पॉइंट। तो जब P का मान 0, Q का पॉइंट 120 है, तो P0 और Q का मान 120, तो ये पॉइंट आपका बन जाता है A पॉइंट बन जाता है। अब चलिए B पॉइंट की बात करते हैं। जब Q का मान 0 है तो P का मान कितना है, 20 है, तो जब इसका तो P का मान 20 है, यानी ये आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका B पॉइंट है। इसको फ्री हैंड आप स्केल उठाइए, इसको मिला दीजिए, तो ये आपकी जो प्लॉट रेखा हो जाएगी ये डिमांड लाइन हो जाएगी। ये कौन सी लाइन है, डिमांड लाइन प्लॉट आपने कर दिया, डिमांड लाइन आपने प्लॉट कर दिया है। तो डिमांड लाइन इस तरह आप प्लॉट कर सकते हो। चलो अब इसी तरह क्या करते हैं, जब P का मान 0 है तो Q का मान 40 हो जाएगा। तो P का मान 0 तो Q का मान 40 लगभग आपका यहां पर आएगा। तो ये आपका C पॉइंट हो जाएगा, ये आपका C पॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह से जब P का मान -4 है, Q का मान 0 है, तो -4 ये आपका हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, D पॉइंट कहेंगे। D पॉइंट कहने के बाद ये आपका -4 की जगह D पॉइंट हो जाएगा। इसको भी आप स्केल से मिला दोगे, ये लो स्केल से हमने मिला दिया। तो ये जो CD रेखा होगी ये क्या हो जाएगी, सप्लाई फंक्शन होगी, सप्लाई फंक्शन होगी। अब मैंने एक दिन डिस्कस किया था कि हरदम जो इकोनॉमिक बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ होता है।
ठीक है। तो जब पॉजिटिव अप्रोच के साथ होगा तो निश्चित रूप से जो सीडी रेखा मेरी बन रही है, क्वार्टाइल 4 में मेरी सीडी रेखा बन रही है, ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी सप्लाई लाइन हो जाएगी। इमेजिनरी को हम इकोनॉमिक्स में यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल में लाना होगा। तो जब फर्स्ट क्वार्टाइल में हमको इसको लाना होगा तो हमको क्या करना होगा, तो हम इसको डॉटेड करके आगे बढ़ाते हैं। तो डॉटेड करके जब हम आगे बढ़ाएंगे तो डॉट 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 करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपके पास कुछ ऐसा बढ़ करके आगे जाएगी। तो ये इमेजिनरी जो लाइन होती है, ये सप्लाई लाइन को आपको फर्स्ट क्वार्टाइल में लाना होगा। अब देखिए, जो ये इमेजिनरी लाइन आपकी सप्लाई लाइन है, वो डिमांड लाइन को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ई पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट करती है तो इसको मैं क्या करता हूं, इधर मिला देता हूं और इसको लंब डाल देता हूं। तो देखिए 5 यूनिट प्राइस आ जाता है आपका, 5 यूनिट प्राइस आ जाता है, तथा 90 क्वांटिटी है जो बाजार में बिक रही है। ये आपका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ आसानी से बढ़ सकते हो और ग्राफिकल सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ एक स्टडी किया मैथमेटिकल सॉल्यूशन, और ये आपका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है। इसलिए मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन को लिया क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को ग्राफिकल सॉल्यूशन आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल के साथ आपके साथ चलता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। किसी को अगर कहीं पर लग रहा हो कि प्रॉब्लम है, चलिए किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग एक और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उसमें चीजों को और देखते हैं। यही चीज को हम लोग फिर से एक रिपीट करेंगे, एक फिर से एग्जांपल नया लेंगे और इस एग्जांपल के साथ देखेंगे कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या कहता है एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या करता है। क्या दोनों सॉल्यूशन हमको सेम रिजल्ट पॉइंट की तरफ ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल फिर से लेते हैं और उस एग्जांपल में इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं कि क्या ये प्रॉपर इसी तरह प्लॉट हो सकता है या प्लॉट नहीं हो सकता है। चलो एक है मेरे पास एग्जांपल, एक अनदर एग्जांपल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एग्जाम्पल है कि एक उपभोक्ता का जो डिमांड फंक्शन है वो 20-2p है, तथा प्रोड्यूसर का उस बाजार में जो पूर्ति फलन है वो s = -4 + 3p है। ठीक है, ये आपके पास डिमांड फंक्शन जो कंज्यूमर का है, सप्लाई फंक्शन जो प्रोड्यूसर का है, दोनों गिवन है। आपको मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है कि कौन सा प्राइस होगा तथा कौन सी क्वांटिटी होगी। किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल सॉल्यूशन की हेल्प से और ग्राफिकल सॉल्यूशन की हेल्प से आपको ये चीजें बतानी होगी। तो देखो पहली चीज तो आप देख लीजिए कि जहां पर डी और एस सिंबल का यूज किया जाए वहां पर आप इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, चाहे तो एक्स में कर लो चाहे तो क्यू में कर लो। मैंने एक्स में कर लिया सेम यूनिट पे। अब देखो हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल सॉल्यूशन में हमको पता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पर होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। तो डिमांड जो आपके पास हो जाती है 20-2p = -4 + 3p। ये डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड की जगह मैंने डिमांड का पार्ट 20-2p रख दिया तथा सप्लाई की जगह मैंने 4 + 3p को रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें p का मान कैलकुलेट कर लेता हूं। तो -2p - 3p = -4 - 20।
तो -5p इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 24/5। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 8 40, 4.8, यानी प्राइस जो आ जाता है वो 4.8 आ जाता है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम जब डिमांड फंक्शन में रखते हैं या सप्लाई फंक्शन में रखते हैं तो मुझे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राप्त हो जाती है। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 20 माइनस 2 इंटू 4.8, तो हो जाएगा 20 माइनस 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 9, 9.6। और इस प्रकार से मैंने जो इसका सल्यूशन निकाला कि आपके पास हो जाता है 9.6 हो जाता है। तो ये आपका जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है वो 10.4 आती है। तो ये आपके पास संतुलित उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका संतुलित उत्पादन की मात्रा है जो इस प्राइस पर यानी 4.8 प्राइस पर कंज्यूमर लेने को तैयार है तथा प्रोड्यूसर देने को तैयार है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो संपादित हो रही है वो इस इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही संपादित हो रही है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रोल अदा कर रहा है, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच के संतुलन को स्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को देने को तैयार है, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेने को तैयार है। तो कितनी यूनिट ली जा रही है, 10.4 यूनिट कंज्यूमर द्वारा ली जा रही है तथा प्रोड्यूसर द्वारा इस कमोडिटी को दी जा रही है। तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसी का जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंतर्गत जब ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपके पास है x इक्वल टू 20 माइनस 2p, तो इसका हम पहले पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, p इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x का मान आ जाता है 20। फिर हम x का मान 0 रखते हैं तो p का मान जो आ जाता है वो आ जाता है 10। तो ये मैंने डिमांड के पॉइंट को डिफाइन कर लिया। ठीक है, डिमांड के पॉइंट को मैंने डिफाइन कर लिया। अब मैं सप्लाई की बात करता हूं तो सप्लाई फंक्शन मेरा है x इक्वल टू -4 प्लस 3p। और मैंने क्या किया कि जब मैंने p बराबर 0 रखा तो x बराबर -4 हुआ, और जब x बराबर 0 रखा तो मैंने क्या किया कि p बराबर मुझे 4/3 प्राप्त हो जाता है। तो p बराबर 1.3 प्राप्त हो जाता है। तो ये 1.3 मुझे प्राप्त हुआ। तो ये मेरा आपका है सप्लाई फंक्शन के पॉइंट हो जाते हैं। तो ये ऊपर मैंने कैलकुलेट किया डिमांड फंक्शन के पॉइंट, तथा नीचे मैंने जब कैलकुलेट किया तो सप्लाई फंक्शन के पॉइंट। अब इसमें से ये आप फलन हटा दीजिए, इस फलन को हटा दीजिए, केवल p की वैल्यू 4p की वैल्यू आपके सामने दिखाई पड़ रही है। तो इसमें से देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 0 है तथा मैक्सिमम वैल्यू 10 है। यानी फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब आपके पॉजिटिव एक्सेस का ही हम यूज करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, 2-2 का कॉलम बनाते हैं कि प्राइस में 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट को हम काउंट करते हैं। अब हम दूसरी पॉइंट पे जाते हैं। देखो x का मान -4 है तथा 20 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम 4 यूनिट को ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट को ले लेते हैं। अब हम इसको प्लॉटेशन का काम करते हैं। तो देखिए इसमें निगेटिव की आवश्यकता है क्योंकि यहां क्वांटिटी है बट प्राइस में इस बार नहीं है, तो मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकेंड क्वार्टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका
पी एक्सेस है, प्राइस एक्सेस है, प्राइस पॉजिटिव है तो केवल ऊपर का जो हमारा लाइन है केवल उसकी आवश्यकता है, लेकिन क्वांटिटी आपकी निगेटिव है इस बार, तो मुझे एक्स पॉजिटिव की जरूरत है और एक्स निगेटिव की जरूरत है। अब चलो मैं क्या करता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट प्राइस में प्लॉट कर लेता हूं। तो 2 4 6 8 10। अब मैं क्या करता हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 यूनिट को प्लॉट कर लेता हूं यहां पे। तो 4 8 12 16 20, इसी तरह 4 8 12 16। अब हम क्या करते हैं, चलो पहले पॉइंट पे डिमांड फंक्शन पे आते हैं। इस पॉइंट को देखिए, जब p का मान 0 है तो x का मान 20 है, a पॉइंट। तो p का मान 0, x का मान 20 है, तो यानी ये आपका a पॉइंट हो जाता है। ठीक है, p का मान 10, x का मान 0, तो ये आपका b पॉइंट हो जाता है। इन पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, तो ये डिमांड रेखा आपकी प्लॉट हो गई। क्या होगी, डिमांड लाइन। डिमांड लाइन आपने प्लॉट कर लिया। अब आप क्या करते हो, यहां पर आ जाओ, यहां से आप C और D पॉइंट को पाओगे। तो जब P का मान 0 है तो X का मान -4 है। तो जब P का मान 0 है तो X का मान -4 है। तो ये आपका C पॉइंट है। और जब आपका X का मान 0 है तो P का मान 1.3 है। तो ये आपका हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका D पॉइंट हो जाएगा। तो D पॉइंट ये, इसको आप मिला दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, सप्लाई लाइन हो जाएगी। सप्लाई लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये सेकेंड एक्सिस पर है, और सेकेंड एक्सिस क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाइबिलिटी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए इसको आपको कहां ले जाना पड़ेगा, इसको भी आपको फर्स्ट क्वार्टाइल में आभासी लाइन को एक ड्रा करना पड़ेगा। तो जब हम आभासी लाइन को ड्रा करना पड़ेगा तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो इसको हम डॉटेड लाइन के रूप में प्लॉट करते हैं। डॉटेड लाइन के रूप में प्लॉट करने के बाद ये लाइन हमारे पास आगे आ जाती है, और इस लाइन के आधार पर देखो ये लाइन आपकी आ गई, और ये डॉटेड लाइन है, इसको लाइन को आगे बढ़ाते तो फर्स्ट क्वार्टाइल में आप देखिए आके इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E प्राप्त हो जाता है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट E प्राप्त होने के साथ ही साथ यहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं। अब ये इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्स के पैरेलल खींचता हूं तो लंब अक्ष को ये कट करता है, तो जिससे 4.8 हो जाता है। और जब ये नीचे की ओर हम ड्रा करते हैं तो 10.4 में हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू किसकी होगी। ठीक है, तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल आज आपके साथ शेयर किया, और ये 2 एग्जाम्पल मुझे लगता है डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। जब मैं अगली क्लास अब लूंगा तो अगली